वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो हम सब बहुत ज़्यादा और बहुत दफ़ा फेस करते हैं। हर स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ से ज़रूर गुजरता है। वो चीज़ क्या है? MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये आपको कभी ना कभी जो एक स्टूडेंट की लाइफ स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग, नर्सरी से लेकर अप टिल वो जब तक पढ़ता रहता है, उसको ज़िंदगी में MCQs कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते, कि हर लेवल पे आपका जो बेसिक टेस्ट होता है वो MCQs से होता है। तो इन MCQs को मास्टर कैसे किया जाए? एक तो बात ये होती है कि ज़ाहिर है आपने पढ़ा हुआ है, तो कुछ तो आपके पढ़ने से आपको याद आते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पेपर में 100 MCQs हैं तो 100 के 100 आपको श्योरली याद नहीं हो सकते। तो क्या ऐसी चीज़ है कि हम उस कुछ ऐसे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करते हैं कि हम उनको अपना लें तो हमारा मैक्सिमम चांस है कि तुक्का अगर लगाने की ज़रूरत भी पड़े, नहीं रिस्क लेना तुक्का लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने किस तरह से जो हमारे पास MCQ की ऑप्शंस हैं उनके सोचना है, उनके बारे में पढ़ना है कि हमारा MCQ कम से कम गलत साइड पे जाने की खदशा हो और मैक्सिमम चांस ये हो कि वो ठीक हो जाए। तो हम ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे और हम इनको अच्छे से हर मिस्टेक को एड्रेस कर लेंगे जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। कई मिस्टेक्स उसमें से आपकी जानबूझ के होने वाली होती है, कई सिली मिस्टेक्स होती है। लेट अस एड्रेस ऑल ऑफ देम इन अ वेरी। जब आपके पास MCQ पेपर आता है, आप उसको जाहिर सी बात है नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ बच्चे शायद एंड से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ शुरू से, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर कभी कभार जो आपने पहला MCQ पढ़ा है, सबसे बड़ा मसला ये होता है पहला MCQ अगर आपने पढ़ा और वो बहुत मुश्किल था, सपोज करते हैं कि उसमें से आपको एक लफ्ज भी समझ नहीं आया, हालांकि आप जो पेपर था उसके लिए पढ़ के आए हुए थे, लेकिन जो फर्स्ट MCQ था वो वेरी टफ था, वेरी वेरी टफ। तो आपका एकदम से जो हौसला है ना वो ऐसे ऐसे बिल्कुल यूं यूं हो जाता है, ठीक है, डगमगा जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ जाता है, सेकंड नहीं लगता। दिस इज अ ह्यूमन से कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाता है। वो चीज़ आपको अगले सारे MCQs गलत करने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। पहली बात तो ये कि अपना कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दे रहा। कॉन्फिडेंस कैसे नहीं गिरने देना? आपने पहले MCQ पढ़ा, वो टफ था, आपने उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपने उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करनी, जस्ट मूव टू द सेकेंड वन, ठीक है। आपको जैसी मुश्किल लगा दूसरे पे आ जाए, क्या होगा? हो सकता है दूसरा आसान हो, आपका हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको चारों आते हो। जब आपको चारों आते होंगे एकदम से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आपको चीज़ें रिकॉल करना आसान हो जाता है, आपको चीज़ें याद आने लग जाती हैं। और फिर जब आप अपने सारे MCQs करते हैं, सपोज आपके 50 MCQs थे और 50 में से आपको 32 आते थे, अगर फिर आपको 18 नहीं भी आते तो जो 32 आपने ठीक की होती है ना, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी ग्रिप आपके हाथ में होती है, वो ग्रिप आपको हौसला देती है, तो आपको अगले MCQs भी करने में आसानी हो जाती है। तो पहली टिप है हमारी कि बिल्ड या फिर लेट योर कॉन्फिडेंस बी एट द टॉप, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं गिरने देना। ये चीज़ बड़े बड़े टॉपर्स को गिरा के रख देती है, MCAT में खास तौर पे गिरा के रख देती है स्टूडेंट्स को, जब उनका पहले MCQ जो है वो एकदम टफ आ जाता है और वो बस उसके बाद कहते हैं कि समझो हमसे नहीं होगा, और वो नहीं होता, ठीक है। अगर सपोज आपको पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा भी नहीं आता तो पांचवे पे जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तैयारी करके आए हो तो आपको कोई भी ना आता हो, कहीं ना कहीं आपको आ ही जाएगा और वो आपका हौसला बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब हमारे पास जब आप MCQ पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जब वो अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो पहली तो हमने टिप कर ली, ठीक है, कि हमने कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरी टिप है हमारे पास कि जब MCQ पेपर कर रहे होते हैं तो वो, अगर उन्हें लगता है कि यार ये वाला MCQ है, सपोज 3rd या 4th नंबर MCQ उन्हें पढ़ा, उन्हें थोड़ा सा डाउट है उस पर, लेकिन वो उसको उसी वक्त अटेम्प्ट कर देते हैं और अगले पे चले जाते हैं। रिमेंबर, आपको जिस MCQ पे, मैं तो ये करती हूँ कि 20 के 10% भी डाउट होगा अगर किसी MCQ पे, अगर मैं 90% श्योर हूँ और मुझे 10% भी डाउट है, मैं उसे कभी भी पहली अटेम्प्ट में नहीं करती और किसी को भी नहीं करना चाहिए। उसके दो रीजंस होते हैं। एक तो ये रीजन होती है कि जो उस MCQ में बात लिखी हुई है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप पूरे करते हैं ना, अपनी MCQ लिस्ट पूरी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अगली जगह पर उस बात की हिंट मिल जाती है और वो जो आपका 10% डाउट है वो आगे कहीं एड्रेस हो जाता है, तो वो आपका 10% भी खत्म हो जाता है। पहली बात तो ये है उसके बारे में कि आपको इससे नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इससे नहीं पढ़ना चाहिए कि जब आप एक दफ़ा MCQ पढ़ लेते हैं ना, वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद आपको सपोज 10% डाउट था लेकिन आपने सॉल्व नहीं किया, आप तीसरे पे चले गए, आप चौथे पे चले गए, वो आप तीसरा चौथा कर रहे होते हैं, जो आप कर रहे होते हैं वो आपकी कॉन्शियस होती है, लेकिन जो आपने नहीं किया वो आपकी सबकॉन्शियस में गया हुआ है। दिस इज योर सबकॉन्शियस।
तो ये सब कॉन्शियस में आप भी ना मुसलसल सॉल्व हो रहा होता है, अपना हल निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही आपको कहीं पर उससे रिलेटेड हिंट मिलती है, आपकी सबकॉन्शियस एकदम एक्टिव होती है, हाँ यार दिस इज द थिंग, और आप वो सॉल्व कर लेते हो। और अगर आपको हिंट नहीं भी मिलती, जब आप सारे एमसीक्यूज करके दोबारा उस पर आओगे ना, तो आपको वो बेहतर तरीके से समझ आएगा एज कम्पेयर टू जब आपने पहली बार उसको पढ़ा होगा। हो सकता है कि आप कुछ रिकॉल करने के काबिल हो जाए, क्योंकि आपकी उतनी देर में सबकॉन्शियस वाज वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी का ये इस तरह काम चलता है। तो आपने कभी भी पहली अटेम्प्ट में सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं करना। तो ये है हमारी सेकेंड टिप, जिस पे डाउट है उसको छोड़ दें फॉर द एंड। ठीक है, डाउट वाले को यू हैव टू लीव। फिर तीसरी क्या बात होती है? तीसरी बात ये है कि हमने एक मतलब ट्रिक ये है कि जहां पर आपने देखा होगा कि एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें उनने ऑप्शन दी होती है आपको ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। मतलब उनने ए बी सी डी है, ए बी सी डी में उनने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और ई में उनने लिखा है ऑल ऑफ द अबव। या फिर 4 ऑप्शंस में, सॉरी पहली 4 में उनने ऑप्शंस दे के 5वीं में लिख दिया नन ऑफ द अबव। तो रिसर्च ये कहती है, सर्वेज ये कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम वो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव की ऑप्शन ठीक होती है। अगर आपको एमसीक्यू आता है तब तो वेल एंड गुड, अगर आपको आता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता और आपको तुक्का लगाना है, तो आप कोशिश ये करें कि ऑल या नन वाली जो ऑप्शन है उसका तुक्का लगाएं, क्योंकि ऑल या नन, सर्वेज ने ये कहा है, इस बात पे बाकायदा रिसर्चेस कंडक्ट हुई हुई है कि ऑल और नन के ठीक होने के चांसेस 60% के करीब है, ऑलमोस्ट अराउंड 60% है। तो जिसके चांसेस ज़्यादा हैं ठीक होने के, हम उसी को चूज़ करेंगे। तो एक तो ये आपने अपनाना है कि ऑल और नन को चूज़ करना है। फिर उसके बाद एक बात याद रखना कि हमेशा आपने सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, रीड ऑल ऑप्शंस। बहुत सिली मिस्टेक होती है हम लोगों की, बहुत सिली मिस्टेक होती है कि उन्होंने दिए होते हैं ए बी सी डी और ई, या फिर ए बी सी डी ई कर लेते हैं। उसमें से उन्होंने पहली में लिखा होता है आधा आंसर। ठीक है, वो लिख देते हैं हमारे पास पहली में, सपोज के आपको कोई भी उन्होंने एक एमसीक्यू दिया था, पहली में वो लेते हैं इनकम्प्लीट आंसर, दूसरी में वो उसमें थोड़ी सी आपकी कोई डेफिनेशन है सपोज करते हैं, पहली में वो डेफिनेशन के मेन कीवर्ड्स लिख देंगे, दूसरे में वो डेफिनेशन आधी लिख देंगे, और तीसरी ऑप्शन में हो सकता है वो डेफिनेशन पूरी ही लिख दें, उनका क्या पता। तो आप पहली में देखते हो, आपको पता चलता है यस ये तो कीवर्ड्स उसने लिख दिए, इसी को टिक करते हैं, यही आंसर है। तेजी में करने वाले बच्चे ये इसीलिए मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी भी चारों ऑप्शंस पढ़े बगैर ऑप्शन टिक नहीं करनी। तो हमारी चौथी टिप क्या है? रीड ऑलवेज ऑल ऑप्शंस, क्योंकि आपको ये हेल्प आउट करती है। पांचवी चीज़ क्या होती है? पांचवी चीज़ ये है जो तुक्का लगाने में हमें बहुत हेल्प करती है, वो ये कि जब भी ऑप्शंस बनाते हैं ना एग्जामिनर, तो मोस्टली उसकी कोशिश होती है कि बच्चा कंफ्यूज हो। तो क्या होगा, या तो वो आपको जब लगे कि रिदमिक वर्ड्स हैं, मतलब आपको साउंड्स उनकी मिलती जुलती लगे, सपोज वो आपको ना ये बनाने का तरीका होता है कि वो 4 ऑप्शंस देते हैं ए बी सी डी, और उसके जो आवाज़ें होती हैं ना ए बी सी की, स्पेशली जैसे जो उनको पता है जिसमें आंसर है, उनकी आवाज़ या उनकी साउंड एक जैसी होती है, जैसे थाइम, राइम, लाइम। बहुत बच्चों के लेवल की तो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन ऐसा होता है। आप सिंपली अगर मैं कहूँ ना मेडिकल की बात करूँ, एंटीवायरल ड्रग्स की बात ही कर लेते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स में वो क्या करेंगे, आपसे एक एंटीवायरल ड्रग पूछिए ना, और उसके एंड में आता है वीर, एंटीवायरल्स के एंड में आता ही वीर है, ए साइक्लोवीर सपोज आंसर है, वो आपको सारी की सारी ऐसी देगा जिसके एंड में वीर आता हो, ताकि आप कंफ्यूज हो, ए साइक्लोवीर, गैन साइक्लोवीर, पेन साइक्लोवीर, वो तीनों ऐसी दे देगा। तो ये जो कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, जो राइमिंग चीज़ होती है, उसमें से आपने देखना होता है कि आपके सपोज आपके ए बी सी डी और ई 5 ऑप्शन हैं, तो उनमें से आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपने तुक्का लगाना है, लेकिन किसी हद तक तुक्का आपने उनमें से लगाना है जो आपको मिलते जुलते ऑप्शंस लगें, क्योंकि मिलते जुलते ऑप्शंस में आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की होगी, और सपोज उसने उनमें से बी सी और ई की जो साउंड्स हैं वो मिलती रखी हैं, और ए और डी बिल्कुल अलग है, तो आप बी सी और ई में से किसी एक को चूज करेंगे। इस तरह आपके लिए चूज करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि 2 आपकी निकल जाएंगी और 3 में से आपने चूज करना है। तो रिदमिक वर्ड्स पे गौर करना है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, उनके बारे में अलर्ट भी रहना है। ये ना हो कभी कभार आप रिदमिक वर्ड आपने करना ए साइक्लोवीर था, आपको नजर आया पेन साइक्लोवीर और आपने गौर से पढ़ा नहीं, आपने वीर देखा और आपने कर दिया, तो यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट देम ऑल्सो, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ ना, जैसे मैथ्स की बात, क्योंकि हम जनरल बात करें, तो मैथ्स में अक्सर तो आपको यूनिट्स में कंफ्यूज करते हैं। एंड में वो आपकी वैल्यू ठीक लिख देते हैं, लेकिन वैल्यू में वो ऐसे लिख दे कि 70 डेसिबल्स उन्हें आंसर देना है, या फिर हम जैसे ईएनटी में भी बात करें कि उन्हें 70 डेसिबल्स आंसर है। एक वो ऑप्शन दे कि आपको 70 नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पर वो ऑप्शन आपको देंगे, एक आपको देंगे 70 बेल की, ठीक है, बेल का यूनिट साथ लगा देंगे, साथ 60 डेसिबल की दे देंगे, साथ आपको दे देंगे 50 बेल, और साथ आपको कोई और मतलब इस तरह की ऑप्शन, तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं इन द यूनिट्स। तो पे अटेंशन ऑन द यूनिट्स, बच्चे अक्सर यूनिट को भूल जाते हैं और
फिर उस वजह से एंड में जब वो टिक कर देते हैं फिर वो देखते हैं यार ये तो यूनिट ही गलत था। तो ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली क्या चीज़ है कि हमने कभी भी पूरा, मैंने आपको पहले जिस तरह बता दिया कि पूरा पेपर पढ़े बगैर डाउट वाले क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि आपको पूरा पेपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में हिंट दे देता है। तो जब तक पूरा पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक डाउटफुल क्वेश्चंस को छोड़ देना और एंड में उन्हें दोबारा से आपने अटेम्प्ट करना है। और अगर आप एंड में कोई ऐसे क्वेश्चंस बच गए, सपोज आपके 50 में से आपने दोबारा पढ़े, आपको कुछ थोड़े बेहतर समझ आ गए, लेकिन 5 ऐसे सवाल है जिनका आपको अलिफ बे भी नहीं आता, आपको एक लफ्ज़ भी नहीं आता कि उन 5 में क्या लिखा हुआ है, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपने ये करना है कि आपने सोचना है यार कि अगर आपको ये पता था कि वो आपको क्लास में कहीं या किसी जगह पढ़ाए गए हैं, तो आप उस इमेज को अपने जहन में लाएं। आप ये सोचें कि यार ये जो एमसीक्यू है, इसमें से कोई भी बात मुझे किस जगह किसी ने बताई थी। अगर आप वो इमेज रिकॉल करेंगे ना कि मैं क्लास में बैठा हुआ था, मैंने लेक्चर में सुनी थी, या फिर आप कहेंगे मैंने वहाँ पर बैठी हुई थी घर में, मैंने बुक में पढ़ी थी, तो उससे आपको हेल्प आउट होगी कि जब आपके जहन में तस्वीर आती है ना, इमेज आती है, तो वो इमेज आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती है, क्योंकि इमेज के साथ आपकी फीलिंग्स एसोसिएटेड होती हैं, एंड फीलिंग्स आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड, फीलिंग्स आर ऑलवेज इजी टू मेमोराइज, ठीक है। तो आपकी जब फीलिंग्स एसोसिएटेड है ना, वो आपको अक्सर चीज़ की याद करा देती हैं। तो इस तरह से अपने जहन को प्रोवोक किया करें उस एमसीक्यू के लिए। और एक आखिरी ट्रिक हमारे पास ये होती है कि आप हमेशा एलिमिनेट करते हैं, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता और आपको मतलब उसकी ऑप्शंस का समझ नहीं आ रहा, तो आप ये देखें कि आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से एक एक ऑप्शन अगर आप उसमें फिट करते जाएंगे तो क्या वो फिट आएगी क्या नहीं आएगी। मैथ्स में तो ये रूल अक्सर चल जाता है कि आपको उनने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है और आपको फॉर्मूला पता है, तो आप फॉर्मूला में आंसर्स फिट कर करके देखें और देखें कि क्या वो फिट आते हैं या नहीं आते। तो काफ़ी अच्छे से एलिमिनेशन का जो रूल है ना, ये काफ़ी हेल्प आउट कर देता है आपको। आंसर्स एलिमिनेट करके आप अपना बेस्ट आंसर चूज कर लेते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट थिंग, तुक्का लगाना कब है? क्योंकि हम लोग जो सपोज मेडिकल के सिनेरियो में हम पेपर्स देते हैं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए हमने तो 50 अगर एमसीक्यूज हैं तो 50 के 50 अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि चाहे गलत होगा चाहे सही होगा, हमारी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो इसलिए हमने डेफिनेटली, चाहे हमें एक लफ्ज़ भी ना आता हो, हमने तुक्का लगाना ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन जिन जगहों पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर तुक्का सोच समझ के लगाना है। अगर आपको चांस है 50%, एक किसी आप एमसीक्यू के बारे में डाउटफुल है कि 50 हो सकता है या 50 नहीं हो सकता, ठीक है, बस 50-50 है बिल्कुल आपका, तो तब आप देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग कितनी है। अगर ऐसा है कि आपका वो गलत होने पे आपका बिल्कुल -1 हो जाएगा, तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका 50-50 चांस है। अगर 50-50 आपका नेगेटिव में चला जाएगा तो वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा, और अगर पॉजिटिव में आएगा तो उसका फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा हो जाता है टोटल मार्क्स पे, ठीक है, इसलिए तब तुक्का नहीं लगाना। लेकिन अगर आपको 75 है या 50+ यकीन है कि 50+ आपको लगता है, यानी एक तरफ 60% आपको लगता है ये ठीक है, 40% शक है, फिर आप तुक्का लगाएंगे। लेकिन अगर 50% से कम आपको उस पर यकीन है और 50 से ज़्यादा शक है, तो फिर आप तुक्का नहीं लगाएंगे इन केस ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज बच्चे तुक्का भी लगा देते हैं और उनको समझ नहीं आती कि यार ये तो गलत कर दिया था हमने, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब हम करते हैं कि कौन सी हमने आपको टिप्स देनी थी, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट, कि सर्वेज ने ये बात कही है कि अगर आपको इन द एंड कुछ भी नहीं आता एमसीक्यूज के बारे में, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, एक लफ्ज़ नहीं आता, तो सर्वे ये कहते हैं जहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस है A, B, C और D, वहां पर सबसे ज़्यादा चांस है कि B ऑप्शन ठीक होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं आता, सर्वेज के मुताबिक B ऑप्शन सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इसके ठीक होने के। और अगर आपके पास 5 ऑप्शन है A, B, C, D और E, तो सर्वेज के मुताबिक E ऑप्शन का सबसे ज़्यादा चांस है कि वो ठीक होगी, ठीक है गाइस। सो ये थोड़ी बहुत बातें थी जो एमसीक्यू से रिलेटेड, अगर आप अपने जहन में रखेंगे और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो यू विल इंशाल्लाह गेट मैक्सिमम मार्क्स। किसी को कोई भी मसला कभी भी होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी गाइस। थैंक यू।